Good evening to all of you. एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। देन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रजनी। अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ओके क्लियर है। गुड इवनिंग रोमिला। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो भी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके कुछ सेकंड्स वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को एक बार ज्वाइन करने दो। आज वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी, इसीलिए आपकी 5 to 10 मिनट्स लेट क्लास हो पाई। वाईफाई नहीं चल रहा था। ओके सो आई होप ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्ट अवर क्लास। सो ट्री टॉपिक की ये हमारी लास्ट क्लास होगी। अभी तक हमने ट्री से रिगार्डिंग बहुत कुछ स्टडी कर लिया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी और वैसे भी। अगर कोई भी मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ट्री एक खुद में इतना बड़ा, इतना लार्ज सब्जेक्ट, इतना लार्ज टॉपिक है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर उस पॉइंट को कवर किया जाए आप लोगों के साथ, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट है। और आपसे एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उसको देख के पहली बात तो ये ना लगे कि हमने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, सॉल्व करना आए ना आए वो तो देखो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। आपके पास जो भी एमसीक्यूज़ बुक हो या फिर गूगल सर्च करके देख लिया करो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ लगाने की, लेकिन कोशिश किया करो कि अपनी तरफ से भी कुछ आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, सो चलिए लेक्चर 14 को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ड्रॉप कर सकते हैं। फिर जब डाउट क्लास होगी इस सब्जेक्ट को पूरा होने के बाद, तो उस टाइम पे आपके डाउट्स को भी वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं एमसीक्यूज़ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बी ट्री को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी ट्री। अब बी ट्री होता क्या है? वैसे तो ये भी हमारा एक ट्री ही है, लेकिन बी ट्री क्यों नाम पड़ा इसका? इसको इन्वेंट किया गया था रूडोल्ट बेयर ने। किसने इन्वेंट किया था इसको? रूडोल्ट बेयर ने। इस बेयर नाम से, इस बेयर बी से इसका नाम पड़ा बी ट्री। इस बेयर बी से नाम पड़ा इसका बी ट्री। राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन कर लो क्लास को, अभी स्टार्ट हुई है। आज थोड़ा लेट हो गई थी क्लास, कोई बात नहीं, कर लो स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। सो बी ट्री का नाम बी ट्री क्यों पड़ा? रूडोल्ट बेयर ने इसको इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया बी ट्री। उसके बाद इस बी ट्री के बाद इसके और एक्सटेंडेड वर्जन आए, लाइक बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री,
ये क्या है, ये भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर ही, ये भी हमारे ट्री के ही पार्ट हैं, लेकिन ये एडवांस इसके एक्सटेंशन वर्जन है, इसके एक्सटेंशन वर्जन है। जो चीज़ें यहाँ पे कमियाँ रही वो इनके अंदर उनको कवर करने की कोशिश की गई। सो बेसिकली अगर हम बात करें बी ट्री की, कि बी ट्री को हम पढ़ते क्यों हैं, तो बी ट्री को हमारा स्टडी करने का मेन पर्पज़, मेन मोटिवेशन क्या होता है, जब हमारे डेटा का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो, किससे, जो हमारी रैम का साइज़ है, रैम के साइज़ से ज़्यादा बड़ा हो, डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी ट्री का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी ट्री का। क्यों? क्योंकि बी ट्री के अंदर अभी तक हम हर नोड पे एक ही डेटा वैल्यू को स्टोर कर पाते थे। जो भी हमारे ट्री के अंदर नोड्स हैं उनमें एक टाइम पे एक डेटा नोड पे एक ही डेटा वैल्यू स्टोर कर पाते थे, लेकिन इन केस ऑफ बी ट्री वहाँ पे ऑर्डर गिवन होता है। क्या गिवन होता है? ऑर्डर गिवन होता है, जिसके बेसिस पे हम मोर देन वन डेटा वैल्यूज़ स्टोर कर पाते हैं एक ही पर्टिकुलर नोड पे, जिससे जो है हमारी मेमोरी इफ़िशिएंटली यूज़ हो पाती है और हमारा डेटा कम स्पेस में ज़्यादा अलोकेट कर पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली बी ट्री का। अब बी ट्री का कंसेप्ट क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट यूं की यूं लाइन लिखी होती है जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को हिट कर पाते हैं। सो सबसे पहला अगर हम बात करें बी ट्री की, ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर m, हमारे बी ट्री का ऑर्डर क्या दिया जाता है? m। पहले प्रॉपर्टी लिख लो, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके, छोटा एग्जाम्पल लेके उसके बेसिस पे आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको इसके अंदर इंसर्शन कैसे किया जाता है एटलीस्ट वो तो समझ आ ही जाए। ठीक है, तो बी ट्री का ऑर्डर क्या रहता है? m। ये ऑर्डर m का मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ अ नोड, यानी कि जितना ऑर्डर दिया होगा, हमें गिवन होगा एग्ज़ाम में कि ऑर्डर 5, ऑर्डर 4, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर नोड के कितने चाइल्ड नोड क्रिएट हो सकते हैं। अगर m नोड दिया है दैट मीन्स m नंबर ऑफ चाइल्ड नोड जनरेट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर नोड से। फॉर एग्ज़ाम्पल m दिया है 3, m क्या दिया है? 3, तो वो जो भी नोड है उसके कितने चाइल्ड होंगे? 3 चाइल्ड होंगे। उसके कितने चाइल्ड होंगे? 3 चाइल्ड होंगे। और अगर 3 चाइल्ड होंगे तो वहाँ पे डेटा वैल्यू कितनी स्टोर करी जा सकती हैं? 2। कितनी डेटा वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं? 2। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ ऑफ ए नोड इक्वल टू m-1 ठीक है, यानी कि मैक्सिमम m-1 कीज़ को हम स्टोर कर पाएंगे अगर ऑर्डर क्या है? m है। अगर ऑर्डर क्या है? m है, तो m-1 कीज़ को स्टोर कर पाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर m ऑर्डर था, m ऑर्डर कितना था? 3, तो 3 चाइल्ड नोड हुए। 3 चाइल्ड नोड हैं तो उस नोड में कितनी डेटा वैल्यू स्टोर हो पाई? 2। क्या ये पॉइंट, क्या फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, क्या फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर है या रिपीट करूं? जल्दी बताएं एक बार। ओके, वेरी गुड। सो सभी को क्लियर है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, द रूट नोड हैज़ मिनिमम 2 चाइल्ड। रूट नोड हैज़ मिनिमम 2 चाइल्ड। अगर यानी कि जो रूट नोड होगा उसके मिनिमम तो 2 चाइल्ड तो होंगे ही। 2 चाइल्ड कैसे होंगे? अगर 2 चाइल्ड हैं तो कितनी डेटा वैल्यू स्टोर होंगी? ओनली 1।
अगर 2 चाइल्ड नोड हैं तो कितनी डेटा वैल्यू स्टोर होंगी? अकेली 1। तो मिनिमम 2 चाइल्ड, दैट मीन्स कितनी की वैल्यू स्टोर होगी? 1। दैट मीन्स कितनी की वैल्यू स्टोर होगी? 1। और मैक्सिमम कितने चाइल्ड होंगे? मैक्सिमम m चाइल्ड। क्यों? क्योंकि ऑर्डर को किससे डिफाइन किया है यहाँ पे? m से। और अगर m चाइल्ड है तो कितनी कीज होंगी? m-1 की। की स्टैंड्स फॉर कितनी डेटा वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड स्लाइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट वन, नोड्स अदर देन रूट नोड। कौन से नोड? जो कि अदर देन रूट, यानी कि रूट को छोड़ के जो बाकी के नोड्स हैं, हैज एटलीस्ट कम से कम m/2 सिलिंग चिल्ड्रन। कम से कम जो ऑर्डर दिया है उसका डिवाइड बाय 2, और ऊपर क्या करना है? सिलिंग। फ्लोर नहीं लेंगे, सिलिंग लेंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 5/2 आता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? 2.5। और अगर 2.5 का हम सिलिंग लेते हैं तो अपर वैल्यू ली जाती है, यानी कि 3। यानी कि मिनिमम कम से कम, अगर सपोज ये हमारा रूट नोड हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या है? फर्दर कोई इंटरनल नोड है, तो यहाँ पे कितनी की स्टोर होंगी? अगर m क्या दिया है? 5। अगर ऑर्डर 5 दिया है, दैट मीन्स कम से कम कितने चाइल्ड होंगे उसके? कम से कम 3 चाइल्ड होंगे। कितने चाइल्ड होंगे? 3 चाइल्ड होंगे। और अगर 3 चाइल्ड होंगे तो कितनी की वैल्यू स्टोर कर पाएगा? अगर 3 चाइल्ड नोड हैं तो कम से कम अगर 3 चाइल्ड हैं तो कितनी की वैल्यू स्टोर हो पाएंगी? 2। कितनी की वैल्यू स्टोर हो पाएंगी? एक इस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये किस लिए? क्यों? क्योंकि ये साथ में बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। जो यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या लिखा है? 6 से छोटे इधर होंगे, 6 से बड़े इधर होंगे। सपोज 7 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे है तो 8 से छोटे इसके लेफ्ट में होंगे, 8 से बड़े इसके राइट में होंगे, ठीक है। इस तरीके से लाइक इधर 10 है, यहाँ पे आया फॉर एग्जांपल 12, तो 12 से छोटा अगर 11 है तो वो लेफ्ट में आएगा। देन सपोज यहाँ पे है 14, तो 13 14 से छोटा है लेफ्ट में आएगा। एंड देन 15 14 से बड़ा है तो राइट में आएगा। इस तरीके से तो नोड अदर देन रूट, जो अदर देन रूट नोड है, अगर हमारा m क्या दिया है? 5, अगर ऑर्डर 5 दिया है तो कम से कम m/2 सिलिंग चिल्ड्रन होंगे। और अगर इतने चिल्ड्रन है तो की कितनी होगी? की वैल्यू कितनी होगी? एटलीस्ट m/2 सिलिंग -1, एटलीस्ट m/2 सिलिंग -1 कीज, यानी कि 3 - 1 2 की वैल्यू। क्या 2 ही की वैल्यू है? हाँ, कम से कम इतनी तो होंगी ही होंगी। और वैसे ऑर्डर हमारे पास अगर 5 है तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एंड एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? m चाइल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं? वही सेम m चाइल्ड। और m चाइल्ड हैं तो m-1 की वैल्यू, ठीक है। क्या ये सेकंड प्रॉपर्टी आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई या कहीं पे डाउट है? जल्दी बताएं, क्या सेकंड प्रॉपर्टी सभी को क्लियर हुई या किसी को डाउट है? एक बार जल्दी बताएं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखी आती है एग्जाम में कि बी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है। जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट सेटिस्फाई द सर्च प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये साथ में किसको सेटिस्फाई करता है? सर्च प्रॉपर्टी। सर्च प्रॉपर्टी मीन्स
जो हमारा BST का केस था कि जो भी की वैल्यू है उससे छोटे वैल्यू वाले नोड्स उसके लेफ्ट में होंगे, उससे बड़ी की वैल्यू वाले नोड्स उसके राइट में होंगे। बस डिफरेंस क्या है, वहां पे बाइनरी ट्री था, वहां पे क्या था, बाइनरी ट्री था, सिर्फ वहां पे क्या था, बाइनरी ट्री था। और अगर बाइनरी ट्री होता है तो सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड हो पाते हैं, यहाँ पे मोर देन 2 चाइल्ड नोड भी पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए सर्च प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देन नेक्स्ट वन, all the leaf nodes are at same level, all the leaf node are at same level, जितने भी लीफ नोड होंगे वो बिल्कुल सेम लेवल पे होंगे। यानी कि जो बाकी के ट्री थे उनमें हम कैसे इंसर्ट करते थे, ऊपर से नीचे की तरफ, कैसे इंसर्ट करते थे, ऊपर से नीचे की तरफ, और वहाँ पे जो है हमारे लीफ नोड ऊपर नीचे हो जाते थे, किसी किसी लेवल पे हमारे लीफ नोड रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर ऑफ लीफ नोड होंगे वो सारे के सारे सेम लेवल पे होंगे, जितने भी लीफ नोड होंगे वो हमारे सारे लीफ नोड सभी सेम लेवल पे होंगे। और यहाँ पे जो इंसर्शन होता है ये बेसिकली लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमारा एम्प्टी बाइनरी ट्री है, देन नेक्स्ट कोई डेटा वैल्यू आई, देन नेक्स्ट आया, 2 हो गए, देन नेक्स्ट अगर कंडीशन फुलफिल यानी कि अगर अंडर फ्लो करेगा, जो ऑर्डर दिया है अगर उससे ज़्यादा की वैल्यूज़ हमें उस नोड में इंसर्ट करानी है तो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ स्प्लिट करेगा। क्या करेगा, ऊपर की तरफ स्प्लिट करेगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम 1 बाय 1 नंबर ऑफ की वैल्यूज़ को इंसर्ट कराते हैं बी ट्री के केस में, बी ट्री के केस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इंसर्शन करना आपको देगा नहीं, लेकिन जस्ट एक आइडिया हो जाए आपको कि कैसे इंसर्ट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमारा नोड क्या होगा, एम्प्टी। स्टार्टिंग में क्या होगा, एम्प्टी नोड। ये कैसा है, एम्प्टी नोड है। सीक्वेंस लिख लेते हैं, Q U I C K C K B R O W N, इतनी की वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं और देखते हैं हमारा ट्री क्या बन पाता है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल M दिया है 3, M दिया है 3, यानी कि ऑर्डर क्या दिया है 3। और अगर ऑर्डर 3 है तो मिनिमम कितनी की स्टोर हो सकती हैं, 2, M-1। ठीक है, अब इन डेटा वैल्यूज़ को हमें इंसर्ट करा सॉरी, इन डेटा वैल्यूज़ को हमें इंसर्ट कराना है बी ट्री में इन डिक्शनरी ऑर्डर। यानी कि आपको इनका ऑर्डर, आपको इनकी सीक्वेंस ध्यान रखनी है, कौन सी की वैल्यू पहले आएगी। क्यों, क्योंकि कैसे बी ट्री कैसा है, सर्च प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो स्टार्टिंग में कैसा है हमारे पास ट्री, एम्प्टी है, कोई भी ट्री के अंदर कोई भी नोड फिल नहीं है। सबसे पहला आया हमारे पास Q, सबसे पहला कौन सा नोड आया, Q। जैसे ही हम Q को इंसर्ट कराएंगे हमारे पास एक नोड आ गया, उसकी डेटा वैल्यू है दैट इज Q। देन नेक्स्ट आया U की जो डिक्शनरी में ऑर्डर रहता है, सीक्वेंस रहती है, वो Q के बाद आता है U। तो जब हमने U को इंसर्ट कराया, Q के बाद U आ गया। एक ही नोड में दोनों डेटा वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि कितनी की स्टोर कर सकते हैं, 2। कितनी की स्टोर कर सकते हैं, 2। अब नेक्स्ट आया हमारे पास I, नेक्स्ट आया हमारे पास इंसर्ट करने के लिए I। अब I हमारा कहाँ पे इंसर्ट होगा, I की जो डिक्शनरी में सीक्वेंस है वो Q से भी पहले है, यानी कि I यहाँ कुछ आएगा, उसके बाद Q होगा, उसके बाद U होगा। लेकिन हम I को यहाँ पे डायरेक्ट इसी नोड में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों,
क्योंकि ऑर्डर क्या दिया था 3 और कंडीशन यानी कि मैक्सिमम कितनी की स्टोर कर सकते हैं 2, तो मैक्सिमम अगर दो डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं तो कंडीशन कैसी होगी ओवरफ्लो। और जैसे ही ओवरफ्लो होगा, जब ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी बी ट्री में, क्योंकि हमारा जो नोड था वो पूरा फुल हो चुका है, अब हम उस नोड में और वैल्यूज नहीं इंसर्ट करा सकते, तो जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो नोड क्या होगा ओवरफ्लो होगा। और अब हमें करना पड़ेगा स्प्लिट ऑपरेशन। अब हमें करना पड़ेगा स्प्लिट ऑपरेशन। स्प्लिट किसको करेंगे, जो कि मिडल टर्म है। स्प्लिट किसको करेंगे, जो कि मिडल टर्म है। क्यों, क्योंकि आई जो है वो क्यू से छोटा है, यू जो है क्यू से बड़ा है, तो क्यू अगर ऊपर जाएगा तो क्यू का लेफ्ट पार्ट क्या बनेगा आई, राइट पार्ट क्या बनेगा यू। तो क्यू हमारा जाएगा ऊपर और क्यू क्या बन गया रूट नोड। और अगर क्यू रूट नोड बना तो मिनिमम कितने चाइल्ड नोड होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, जो कि हमारे पास 2 अवेलेबल हैं। क्या यहाँ तक ये पॉइंट, क्या इतने डेटा वैल्यू जो हमने 3 डेटा नोड्स को इंसर्ट कराया है अपने इस ट्री में, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। स्प्लिट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सी डेटा वैल्यू ऊपर गई, इसके अंदर इंसर्ट कैसे कराते, जैसे ही कंडीशन ओवरफ्लो होगी हम ऊपर की तरफ स्प्लिट करते हैं। क्लियर है, ओके वेरी गुड। जल्दी बताओ, किसी और को तो डाउट नहीं है ना। आपको एक एक पॉइंट साथ के साथ क्लियर होगा तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज एक बार अगर रिपीट कर दूं ओके कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास नोड एम्प्टी है, ठीक है। सबसे पहला क्यू वैल्यू आई, क्यू को हमने डायरेक्टली इंसर्ट करा दिया। हमारे पास ऑर्डर क्या दिया है 3। अगर ऑर्डर 3 दिया है तो मैक्सिमम एक नोड के अंदर हम कितनी डेटा वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, 2 करा सकते हैं। तो क्यू इंसर्ट होगी, 1 तो होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा वैल्यू आई यू का डिक्शनरी में क्यू के बाद नंबर आता है या पहले आता है, क्यू के बाद आता है। तो क्यू के बाद हमने नेक्स्ट डेटा वैल्यू क्या इंसर्ट करा दी यू, जो कि पॉसिबल है, हम 2 की वैल्यूज तो इंसर्ट करा सकते हैं इजीली अपने एक नोड में। क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या दिया है 3 दिया है। नेक्स्ट जब हमारे पास आई आया तो आई की क्या पोजीशन रहेगी नोड में, आई क्यू से पहले आएगा, आई क्यू से पहले आएगा, लेकिन आई को हम उसी नोड में इंसर्ट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा जो नोड का ऑर्डर था वो कितना था 3, और अगर ऑर्डर 3 है तो हम मैक्सिमम 2 ही की वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएंगे। और अगर मैक्सिमम 2 ही वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे तो किसी एक डेटा वैल्यू को बाहर जाना पड़ेगा। और जब हमारी यानी कि ये कंडीशन कैसी हो गई ओवरफ्लो, और जैसे ही कंडीशन ओवरफ्लो हुई हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था बी ट्री के अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते, क्यों, क्योंकि हमें लीफ नोड के ऑर्डर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। हमारे जितने भी लीफ नोड होते हैं वो सभी सेम लेवल पे रहते हैं। तो क्यू को अगर हम भेजेंगे ऊपर तो क्यू का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा आई, जो कि क्यू से पहले आता है, क्यू से छोटा है। क्यू का राइट चाइल्ड क्या होगा यू, जो कि उसके बाद आता है। क्या अब यहाँ तक क्लियर हुआ या अब भी डाउट है, जल्दी बताओ भाई। क्या अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ या कोई डाउट है, एक बार जल्दी से कमेंट करें, देन आगे एक एक डेटा वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आया हमारे पास, नेक्स्ट की वैल्यू आई सी, नेक्स्ट आई सी। अब सी की क्या पोजीशन रहेगी, सी आई से छोटा है, यानी कि क्यू तो एज इट इज रहेगा। आप लोगों को ये देखना है वो किस पोजीशन पे फिट होता है, वो पर्टिकुलर नोड किस पोजीशन पे फिट होता है। तो यू भी एज इट इज रहेगा, आई सी से पहले आता है तो सी को हम कर देंगे यहाँ पे इंसर्ट और आई ऐसे आ जाएगा। और एक नोड पे हम 2 की वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट वन उसके बाद हमारे पास आया दैट इज के की पोजीशन क्या रहेगी, के की पोजीशन क्या रहेगी, के क्यू से तो छोटा है, के क्यू से छोटा है लेकिन आई से बड़ा है, के क्यू से छोटा है लेकिन आई से बड़ा है। अब यहाँ पे क्या था सी था आई था, यानी कि के कहाँ पे आने वाला है, के कहाँ पे आने वाला है आई के बाद, के कहाँ पे आएगा आई के
बाद, लेकिन के इसी नोड में तो इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या दिया है 3, यानी कि मैक्सिमम 2 ही वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो ओवरफ्लो करेगा, जैसे ही ओवरफ्लो करेगा मिडल वैल्यू को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। मिडल वैल्यू को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। इंसर्शन हमेशा हमेशा लीफ नोड पे ही करेंगे, ठीक है। तो आई जाएगा ऊपर, आई जाएगा ऊपर। अब ऊपर वाला यानी कि रूट नोड क्या बनने वाला है, आई और क्यू। रूट नोड क्या बन गया, एक डेटा वैल्यू आई है, दूसरी डेटा वैल्यू क्यू है। अब आई से छोटा कौन सा था, सी था। आई से छोटा कौन सा था, सी था। और जो के था वो आई से बड़ा था लेकिन क्यू से छोटा था, तो वो कहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में। क्योंकि मैक्सिमम हम कितने, एम क्या है, 3 है। अगर ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम कितने चाइल्ड नोड होंगे, मैक्सिमम कितने चाइल्ड नोड होंगे, एम। मैक्सिमम कितने चाइल्ड नोड होंगे, एम। और एम क्या दिया है, 3। और क्यू से बड़ा क्या है, यू। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ या रिपीट करूँ? जल्दी बताओ एक बार, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ या रिपीट करूँ? एक बार फास्टली बताएं सभी स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट डेटा वैल्यू क्या आई, दैट इज बी। बी, अब बी कहाँ पे आएगा, बी सी से छोटा है। बी सी से छोटा है यानी कि सी के लेफ्ट में आएगा। बी सी से छोटा है यानी कि सी के लेफ्ट में आएगा। मैं हर बार नया ट्री इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बी सी से छोटा है और एक नोड में हम 2 कीज को तो स्टोर कर ही सकते हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आया आर। अब आर की क्या पोजीशन रहेगी, आर क्यू से बड़ा है और यू से छोटा है। आर क्यू से बड़ा है और यू से छोटा है। मैं इस ट्री को एक बार दूसरे पेज पे बना लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पे क्या था, आई था, क्यू था, इधर आएगा बी सी, और इधर क्या था, के था, और यहाँ पे क्या था हमारा, यू था। नेक्स्ट डेटा आइटम हमें इंसर्ट कराना था आर। नेक्स्ट डेटा आइटम हमें इंसर्ट कराना था आर, ठीक है। क्या क्या डेटा वैल्यू थी, आर ओ डब्ल्यू एन। अब आर जो है क्यू से बड़ा है, यू से छोटा है। आर जो है क्यू से बड़ा है, यू से छोटा है, तो यानी कि इधर के पोर्शन में तो कोई चेंज होना नहीं है। और यू से छोटा है, क्यू से बड़ा है, तो यू के लेफ्ट में आ जाएगा आर। आर और यू यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आर भी इंसर्ट हो गया, फिर आया ओ। अब ओ कहाँ पे आएगा, ओ कहाँ पे आएगा, ओ जो है क्यू से पहले आता है और के बाद आता है। ओ जो है क्यू से पहले आता है और के बाद आता है, तो आई क्यू एज इट इज रहेंगे। लेफ्ट में आएगा बी सी, और जो बीच वाला नोड है के से बाद में आता है ओ और क्यू से पहले आता है, तो कहाँ पे हो जाएगा इंसर्ट, यहाँ पे। अब तक भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब तक भी हमारा ट्री जो है 1 बाय 1 एक एक इंसर्शन ठीक चला हुआ है। अभी तक क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है या सभी को पॉइंट्स क्लियर है, जल्दी बताओ। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है या कोई दिक्कत है, एक बार जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। वेरी गुड, यानी कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा वैल्यू है दैट इज डब्लू, दैट इज डब्लू। अब डब्लू कहाँ पे आता है, पहले तो डब्लू की पोजीशन देखनी है। आई क्यू, क्यू के लेफ्ट में है बी, आई के लेफ्ट में बी सी,
के ओ और यहाँ पे है हमारा आर यू। अब W कहाँ पे आता है? आर यू के बाद आता है, यू के बाद W आता है, लेकिन यहाँ पे एक साथ तो हम इसको इस नोड के अंदर अटैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या दिया था? 3, और अगर ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम 2 ही की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। यानी कि अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें स्प्लिट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यू कहाँ पे जाएगा? ऊपर। यू कहाँ जाएगा? ऊपर। और अगर जैसे ही यू ऊपर गया, जैसे ही यू ऊपर गया, अब यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यहाँ पे भी क्या हुआ? ओवरफ्लो। जैसे ही ओवरफ्लो हुआ, अब इनके बीच वाला जो नोड है यानी कि क्यू फिर से ऊपर स्प्लिट होगा, क्यू फिर से ऊपर, यानी कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अब हम एक और लेवल हमारा बढ़ चुका है हमारे ट्री में। तो सबसे ऊपर रूट नोड क्या रहेगा? क्यू। सबसे ऊपर रूट नोड क्या रहेगा? क्यू। थोड़ा सा इधर बनाते हैं इसको। सबसे ऊपर रूट नोड क्या रहेगा? क्यू। अब क्यू के चाइल्ड क्या क्या बनेंगे? क्यू ऊपर स्प्लिट हुआ है तो क्यू के चाइल्ड नोड क्या क्या होंगे? आई होगा, यू होगा, आई होगा और यू होगा। ठीक है, सर्कल में नहीं, इनको रेक्टेंगल में ही लिखते हैं ताकि इजीली हम इनके चाइल्ड नोड बना पाएं। ठीक है, आई होगा, यू होगा। आई का लेफ्ट क्या था? बी सी। आई का राइट क्या था? आई का राइट क्या था? के ओ। अब यू का लेफ्ट क्या होगा? यू का लेफ्ट, यू से पहले कौन सा नोड आता है? आर। यू के बाद कौन सा आता है? डब्ल्यू। क्या अब यहाँ तक सभी को क्लियर है या किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। नेक्स्ट और लास्ट बचता है हमारे पास एन। नेक्स्ट और लास्ट बचता है हमारे पास एन। अब एन की पोजीशन ढूंढो। एन की पोजीशन क्या है? एन की पोजीशन, एन कहाँ पे आता है? JKLMNO, यानी कि एन आता है इन दोनों के बीच में। एन आता है के और ओ के बीच में, के और ओ के बीच में। और बीच वाली डेटा वैल्यू को हम क्या करते हैं? स्प्लिट, यानी कि ऊपर कौन जाएगा? एन। और यहाँ पे अभी फुलफिल कंडीशन जो है, यहाँ पे अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ। मैक्सिमम हम 2 चाइल्ड नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि जैसे ही हम एन को इंसर्ट कराएंगे, ऊपर था हमारे पास क्यू, क्यू का लेफ्ट क्या होगा? आई और एन। क्यू का राइट क्या होगा? यू। और आई का लेफ्ट क्या बचेगा? बी सी। आई का मिडल क्या होगा? के। और एन, एन का राइट क्या होगा? ओ। एन के बाद ओ आता है, यू का लेफ्ट आर, यू का राइट डब्ल्यू। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 एक एक डेटा वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं बी ट्री के अंदर। बी ट्री के अंदर हम इस तरीके से एक एक डेटा वैल्यू को इंसर्ट करा पाते हैं। तो क्या इंसर्शन सभी को समझ आया कि हम कैसे करते हैं बी ट्री में? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या बी ट्री में आप सभी को जो है इंसर्शन समझ आया या किसी को कोई कहीं पे डाउट है? ओके, वेरी गुड। सो बी ट्री से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, बी ट्री होता क्या है, बी ट्री की प्रॉपर्टी क्या क्या हैं, कितने चाइल्ड नोड हो सकते हैं, बी ट्री के अंदर क्या सेम सर्च प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं, तो वो भी करती है। रूट नोड के मिनिमम कितने चाइल्ड होंगे, मैक्सिमम कितने चाइल्ड होंगे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड। और लास्ट क्वेश्चन बचता है हाइट। हाइट क्या हो सकती है? तो जब सभी नोड्स हमारे क्या हैं, सभी नोड्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लीफ नोड हमारे सेम लेवल पे रहते हैं, तो हाइट हमारी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस एम। ये एम क्या है? ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया है उस पर डिपेंड करती है हमारी हाइट। और ये एन क्या है? नंबर ऑफ नोड्स, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, तो कई बार में भी एग्जाम में आपको हाइट पूछी जाए तो हाइट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस एम। ठीक है, सो आई होप ट्री डेटा स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग
जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे पॉइंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर आउट हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट में कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम पहले सर्चिंग का छोटा सा ही टॉपिक है, सर्चिंग की, सर्च कैसे करते हैं। वैसे तो आप सभी भी इस टॉपिक से के बारे में जानते ही होंगे। सर्चिंग कैसे करते हैं, एक एक डेटा आइटम को, या तो एक एक डेटा आइटम को सर्च करेंगे या फिर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। देन शॉर्ट करना सीखेंगे, अलग अलग शॉर्टिंग एल्गोरिदम को स्टडी करेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग से भी कई बार एग्जाम में जो है कॉस्ट पूछी जाती है कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी शॉर्टिंग एल्गोरिदम की, मिनिमम बेस्ट केस में क्या रहेगी, वर्स्ट केस में क्या रहेगी। तो एक एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में बचेगा हमारा हैशिंग टॉपिक। कोशिश करेंगे विद इन 4 to 5 क्लासेस में डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। देन एक क्लास आपकी डाउट सेशन रहेगा और एक क्लास के अंदर कुछ MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, और जहाँ कहीं आप लोगों को कहीं पे डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसी के साथ आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप, एंड फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू undefined, thank you undefined, thank you so much to all of you.